रिफ्लेक्शन में दो मीडियम रिक्वायर्ड होते हैं। इस तरीके से आप देखो, इसको बोलते हैं इंटरफेस। आपको जो बोर्ड में नाम आता है इंटरफेस, इंटरफेस का मतलब होता है इसके एक तरफ एक मीडियम हो और दूसरी तरफ दूसरा मीडियम। कोई मीडियम ले लेता हूँ, सपोज में ग्लास, ठीक है। तो एयर फर्स्ट मीडियम है, यहाँ पे ग्लास सेकंड मीडियम, और यहाँ पे हमें सबसे पहले नॉर्मल चाहिए किसी भी सरफेस पे, तो इंटरफेस पे नॉर्मल हो गया इस तरीके से। और जैसी रे ऑफ लाइट, पहला मीडियम हमें एयर ही लेना है अभी कुछ, अभी थोड़ी देर तक। एयर क्यों लेना है वो बताऊंगा अभी। तो जब भी कोई रे ऑफ लाइट एयर से आती है और ये एंगल आई बनाती है, तो अगर वो एयर से आ रही है, चाहे वो किसी मीडियम में जाए, दुनिया के कोई सी मीडियम, ग्लास, वाटर, लेकिन अगर वो आ एयर से रही है तो हमेशा वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। तो थोड़ा नॉर्मल की तरफ ऐसे उसका एंगल बन गया, ठीक है जी। तो जाना तो चाहिए था उसे ऐसे स्ट्रेट, पर वो जा नहीं पाती। तो नॉर्मल से जो वो एंगल बनाती है, नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, इसको एंगल बोला गया आ, ठीक है। तो इसका रे का नाम रखा गया था रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक। और ये थी आपकी इंसिडेंट रे, ठीक है जी। अब ऐसा क्यों हुआ, नॉर्मल की तरफ बैंड क्यों हो गई? क्योंकि उसे स्ट्रेट जाना चाहिए था पर वो नहीं जा पाती, और इस तरह से अपने बल्कि इस तरीके से देखें, अपने पास से थोड़ा सा चेंज हो गया उसका पाथ, ठीक है जी। इसकी दूसरी फिनोमिना क्या पॉसिबल हो सकती है वो भी देख लेते हैं। अगर ऐसा कुछ हो जाए कि रे ऑफ लाइट किसी और मीडियम से आ रही है, चाहे वो ग्लास, वाटर, कुछ भी हो, लेकिन आ एयर में रही है, तो एयर को अभी मैं मतलब लेके चलूंगा। एयर बहुत एब्सोल्यूट चीज ली गई थी। इस टाइम जो है ये हमारा फर्स्ट मीडियम हो गया और ये सेकंड मीडियम, ठीक है जी। तो जब ये देखा गया, तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे मीडियम मीडियम वर्ड अभी नहीं बोलता, मैं ये बात की बात बोलेंगे। तो ये आपका आया नॉर्मल, यहाँ पे भी मैं फर्स्ट सेकंड कुछ नहीं बोल रहा, अभी सब हटा देता। तो जब कोई भी लाइट, कोई सी भी लाइट बोल रहा हूँ मैं, मतलब अगर वो किसी मीडियम से एयर में आ रही है, अगर तो जब वो एयर में आती है तो उसके साथ कुछ और चीज देखी गई। अगर वो आई एंगल से आती है तो, और वो उसे ऐसे स्ट्रेट जाना चाहिए था, इस तरीके से जाना चाहिए था, पर वो जा नहीं पाती। वो अपने पास से थोड़ा सा और आगे हट जाती है, नॉर्मल से और दूर चली जाती है, वो इस तरीके से हो जाती है, ऐसे इस तरीके से हट जाती है। अगर इसको मैं थोड़ी ऐसा लग रहा है जैसे स्ट्रेट लाइन हो, उसको ऐसे बना देता हूं, ऐसे, ठीक है। तो नॉर्मल से जो एंगल बना ये R बना इस बार। तो इसमें सबसे पहले अगर इसे I1 मान लूं, इसे R1 मान लूं, इसे I2 मान लूं, इसे R2 मान लूं, ठीक है। तो दोनों में ऐसा क्यों हुआ? तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन पढ़ लें। तो रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन होती है द बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट का बेंड हो जाना, बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स पाथ, फ्रॉम इट्स पाथ, अपने पास से बैंड हो जाना, लाइट मुड़ गई, बैंड को ना मुड़ गई, जिसे हम बोलते हैं रे ऑप्टिक्स की लैंग्वेज में डेविएशन वर्ड, इसी को बोलते हैं डेविएशन। ये बहुत बार आ चुका है हमारा प्रिज्म में। तो बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स पाथ, जिसे हम डेविएशन कहते हैं, व्हाई मूविंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो हमेशा अपने पास से बैंड हो जाती है। अब वो चाहे नॉर्मल की तरफ हुई हो, चाहे नॉर्मल से दूर गई हो, लेकिन उसे बैंड होना ही होता है। जैसे यहाँ पे अगर देखें तो नॉर्मल से थोड़ा सा दूर चली गई है, मतलब अपने पास से, और नॉर्मल से और ज्यादा एंगल बना लेती है, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्शन होता है। और जिसको नोट करना है वो चाहे स्क्रीनशॉट ले ले, चाहे रिकॉर्डिंग में रखे, जैसे भी। और अगर नोट करना चाहता है, साथ साथ करना चाहता है, तो मुझे बता दे क्या करना चाहते हो, बोलो भाई। क्योंकि मैं जितनी बार पढ़ाता हूँ मेरे लॉजिक, मेरे पैटर्न, मेरे एक्सप्लेनेशन सब अलग हो जाते हैं, क्योंकि मेरा रट्टा तुम्हारा नहीं हुआ। मैं तो जितनी बार बोलूंगा सब अलग ही बोलूंगा। बोलो क्या कहते हो? नोट्स लिखना है कुछ, समझ? नोट्स तो हैं सारे, चलो, समझ लेंगे, नोट्स हैं। बात ही आती है, दो चीजें समझते हैं कि वो नॉर्मल की तरफ क्यों बैंड होगी और नॉर्मल से दूर कब जाएगी, या
दोनों ही फिगर में ऐसा हुआ क्योंकि वो अपने पास से चेंज हो गई। अगर ये उसका डॉटेड वाला पार्ट है, इसे मैं लिख भी देता हूँ, ओरिजिनल पार्ट, ओरिजिनल पाथ, उसे जाना चाहिए था ऐसे, पर वो नहीं जा पाती और थोड़ा सा दूर हट गई। और यहाँ पे भी ये उसका ओरिजिनल पाथ है, यहाँ पे भी नहीं जा पाती। तो इसकी सिर्फ एक ही वजह रहती है, और इसी चीज को रिफ्रैक्शन बोलते हैं, जो अपने पास से चेंज हो जाती है। इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। तो क्यों होता है, इसका एक ही रीजन है, वही आपको ध्यान रखना है, और कोई रीजन नहीं है। रीजन ये है, स्पीड इज चेंज। कुछ फालतू की बात मत लिखना एग्जाम में आए तो इंपॉर्टेंट रीजन है, स्पीड इज चेंज व्हाइल ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। तो ये सबसे ये पूछा जाता है 1 मार्क्स में कि क्या वजह रही कि वो अपने पास से चेंज हो गई जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन, ये आपको पता होना चाहिए। अब वो लेकिन कंडीशन अलग अलग है। अगर आप फिगर में गौर से देखें, एक फिगर ऐसी है जिसमें नॉर्मल की तरफ वो बैंड हुई है, और एक ऐसी है नॉर्मल से दूर हट गई, यानी अपने ओरिजिनल पास से भी दूर हट जाती है। तो ऐसा क्यों हुआ? तो जब वो नॉर्मल की तरफ बैंड होगी, इसका क्या मतलब है? तो केस फर्स्ट, ये हमें याद रखना है, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट का मतलब होगा इट्स स्पीड इज डिक्रीज। जब भी लाइट की स्पीड डिक्रीज होगी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, डिक्रीज या डिक्रीज, इट्स स्पीड इज डिक्रीज। तो रे ऑफ लाइट, द रे ऑफ लाइट हमेशा नॉर्मल की तरफ बैंड होगी। रे ऑफ लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। इसका मतलब है जब अपने पास से अंदर की तरफ बैंड हुई, कहां, किस तरफ? नॉर्मल की तरफ चली गई, तो इसका मतलब उसकी स्पीड कम हुई है। ठीक है जी। और दूसरा वाला केस की अगर बात करें, केस सेकंड, अगर केस सेकंड की बात करें, ये केस सेकंड में क्या हुआ है, तो हम कहेंगे इट्स स्पीड इज इंक्रीज। ठीक है, व्हाइल ट्रैवल फ्रॉम वन टू अनदर मीडियम। जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ गई है तो उसकी स्पीड बढ़ी है। ठीक है, तो कुछ चीजें मेरे बताने में फर्क रहता है। जब मैं अब दूसरी बार पढ़ाने बैठता हूँ तो भी मेरे बोलने में एक्सप्रेशन अलग होंगे। कुछ भी ऐसी बात लगे जो पुराने टाइम में सुनी और याद नहीं रही, या सर ये चीज हमने सामने नहीं आई हमारे, तो नोट कर लेना मेन बात। ऐसा ना हो कि बार पढ़, क्योंकि ये इसके बाद रिवीजन क्या करवाऊंगा, टाइम ही नहीं होगा। तो कोई चीज अगर ऐसी लगती है तो 1 मिनट मुझे बोल के तुरंत नोट कर लो, ये ध्यान रखना। ऐसा ना बस सुन के बैठे रहो और फिर चीजें हो जाए। ओके, तो ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट हुआ रिफ्रैक्शन का। अब इसमें एक चीज है, जिस मीडियम में लाइट की स्पीड कम होगी वही दूसरे मीडियम में। ठीक है, तो जिस मीडियम में वो आई है और उसकी स्पीड कम हो गई है, ऐसे मीडियम का नाम रखा गया था डेंसर मीडियम। जिसमें स्पीड कम होगी, तो यहां पे लिख देता हूं द मीडियम कौन सा मीडियम? सेकंड मीडियम इज डेंसर मीडियम। उसका नाम डेंसर रखा गया था। जिस मीडियम में लाइट बैंड हो जाएगी नॉर्मल की तरफ, या जिसमें स्पीड कम हो जाएगी, उसे डेंसर बोलेंगे। और जिस मीडियम में स्पीड बढ़ेगी उसे कहते हैं रेयर मीडियम। रेयर मीडियम। तो यहां से पता चला कि ग्लास को बोला गया डेंसर मीडियम और एयर को बोला गया रेयर मीडियम। यहां पे एयर रेयर है और ग्लास डेंसर है। तो ये सारी बात क्लियर हुई कि जब भी लाइट रेयर टू डेंसर आएगी उसकी स्पीड डिक्रीज होगी। ये बात आपको नोट कर लेनी चाहिए, दिमाग में बिठा लेनी चाहिए कि उसकी स्पीड कम हो जाएगी जब भी वो रेयर टू डेंसर जाएगी। ठीक है, और हमेशा नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाती है। जब भी उसकी स्पीड बढ़ेगी जिस मीडियम में, डेंसर से रेयर में आके उसकी स्पीड बढ़ी, तो इसका मतलब जिसमें स्पीड बढ़ेगी वो रेयर कहलाएगा, ऊपर वाला वो डेंसर कहलाएगा। तो ये सारी चीज हुई अभी हमें रिफ्रैक्शन की।
अब इसके आगे आगे बात करेंगे कि कौन सा मीडियम किसके रेस्पेक्ट में रेयर टू डेंसर होगा। एक तो यहाँ से पता चल गया, और एक इसके लिए लॉ दिया फिर स्नेल्स लॉ, जिस पर हमने इतना काम किया आप सब लोगों ने, और वो रिफ्रैक्शन पे 10th में ही पढ़ा है। तो इसके बाद फिर स्नेल्स लॉ का कॉन्सेप्ट आएगा, तो उस पर बात करेंगे। अभी 1 मिनट रुक के चलता हूँ और बताओ आपको कोई भी पॉइंट ऐसा पूछना हो मेरे से, और या फिर आगे चलना है, बोलो। सर आगे चलते हैं, ठीक है। तो एक बात मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऐसा ना हो कि ये मेहनत मेरी बेकार चली जाए। आपको अगर कोई भी पॉइंट, कोई भी फिगर, क्योंकि अगर मैं कोई चीज दोबारा बताता हूँ ना तो मेरा इंडिकेशन चेंज हो जाता है, मैं एक बार रटी हुई चीज नहीं पढ़ाता। तो कोई भी चीज आपको अगर लग रही है तो हाथ से ड्रॉ करते रहें, या स्क्रीनशॉट खींचें, या गुंजन होगी तो हो सकता है रिकॉर्डिंग कर रही हो, कोई भी कर रहा हो तो, या कोई भी बंदा रिकॉर्डिंग कर सकता होगा, तो आप इसको कर लें सही से, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ अच्छी तरह। अब इसमें 2 बातें सामने आती हैं। सबसे पहले कि ये तो पता चल गया ओरली की स्पीड वाले कॉन्सेप्ट में हमें डेंसर टू रेयर कैसे हम कहेंगे, लेकिन ये कितनी डेंसिटी होगी किसके रेस्पेक्ट में कैसे पता चलेगा? वो डेंसिटी का कोई फॉर्मूला हमारे पास है? कितना रिफ्रैक्शन हुआ, क्या कोई इसका फॉर्मूला है? तो इसके लिए रिफ्रैक्शन लॉ दिया गया है, रिफ्रैक्शन लॉ, इसे कहते हैं रिफ्रैक्शन लॉ। रिफ्रैक्शन लॉ बेसिकली दिया स्नेल्स ने। स्नेल्स लॉ बोलो या रिफ्रैक्शन लॉ बोलो, सीधा काम की बात करेंगे। और आपने तो देखा है पूरी रे ऑप्टिक्स में इसके साथ, मतलब स्नेल्स के बिना कुछ हुआ ही क्या है, आज तक कुछ नहीं हुआ। तो स्नेल ने सीधा सीधा एक रूल, हालांकि एक्सपेरिमेंटल बेस, उसने एक्सपेरिमेंट करा था, उसके बाद फॉर्मूला दिया था। ऐसा नहीं है कि उसने कोई तुक्का मार दिया, कोई रूल दे दिया, उसने एक्सपेरिमेंट किया। उसने एक चीज देखी, अगर फर्स्ट मीडियम तो एयर रखा जाए, मैंने आपसे बोला ना पहला मीडियम तो एयर ही रखा जाएगा किसी भी रूल को बताने के लिए, न्यूमेरिकल कैसे भी आ सकते हैं। और ये ग्लास है, इन केस मैंने ले लिया, वो एक आदत सी बन जाती है। तो ये रे ऑफ लाइट आई और ये आई एंगल से आई नॉर्मल से, और ऐसे करके बैंड हो गई नॉर्मल की तरफ ऐसे, और इसने एंगल बना दिया आ, ठीक है। तो उसने बोला कि किसी भी पेयर ऑफ मीडियम के लिए फॉर आ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, फॉर आ पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडियम, फॉर अ पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडियम। आप कहेंगे सर वो पेयर कौन सा है? रूल बताने के लिए पहला मीडियम एयर ही रहा था हमेशा। सेकंड मीडियम है कि आप वाटर लिया, आपने ग्लास लिया, आपने कोई और मटेरियल लिया, सेकंड मीडियम यू कैन चेंज। पहला मीडियम एयर ही रखा था, और उसकी वजह भी पता लगी धीरे धीरे कि भाई एयर रखने की क्या वजह थी, लेकिन अभी 1-2 मिनट वेट करते हैं। तो मैंने कहा फॉर अ पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडियम जो आई एंगल बनेगा इंसिडेंट रे द्वारा, क्योंकि इंसिडेंट रे हमेशा रहेगी, जो सबसे पहले आती है वो इंसिडेंट रे होती है, इंसिडेंट रे। जो दूसरे मीडियम में जाती है उसको रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं, ठीक है जी। तो उसने बोला फॉर अ पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडियम, ये जो इंसिडेंट एंगल होगा आप इसको अगर चेंज भी करते रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये रिफ्लेक्टेड एंगल होगा, आई के रेस्पेक्ट में हमेशा आर चेंज हो जाता है। तो उसने कहा आई की वैल्यू कुछ भी ले लो, अगर उसका साइन ले लोगे आप और आर का भी साइन ले लो, तो साइन आई अपॉन साइन आर हमेशा कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट हमेशा। लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन इज प्रोवाइडेड कि मीडियम चेंज नहीं हो रहा। अगर मीडियम, तो इसमें एक चीज और लिख देता हूँ, पेयर ऑफ मीडियम, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लोग बाग 10th लेवल पे नहीं लिखते, मैं 12th में लिखनी चाहिए, फॉर अ पर्टिकुलर वेवलेंथ। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, फॉर अ पर्टिकुलर वेवलेंथ। अगर आपने वेवलेंथ भी चेंज नहीं करी लाइट की, वेवलेंथ का मतलब है अगर रेड कलर है तो रेड की बात कर रहे हैं, सपोज ये कोई रेड कलर आ रहा है, इनकेस मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, रेड कलर है सपोज, ये नहीं कि आप रेड की जगह वायलेट ले रहे हैं तो फिर वैल्यू चेंज हो जाएगी, या आप अभी देखेंगे धीरे धीरे। तो फॉर अ पर्टिकुलर वेवलेंथ, ब्लू कलर है तो ब्लू कलर के लिए बात कर रहे हैं, और मतलब एक वेवलेंथ सेम रहनी चाहिए, कलर का मतलब वेवलेंथ से। तो फॉर अ पर्टिकुलर मीडियम, फॉर अ पर्टिकुलर वेवलेंथ, दिस वैल्यू इज ऑलवेज कांस्टेंट। अब बात यह है कि ये कांस्टेंट क्या कहलाएगा? उन्होंने कहा ये जो कांस्टेंट है ना, ये कहलाएगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव, रिफ्रैक्टिव, रिफ्रैक्टिव का मतलब देखो क्या है, दैट रिफ्रैक्ट,
जो रिफ्रैक्ट करे, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव। रिफ्रैक्शन करने की पावर बताएगी, दैट रिफ्रैक्शन एबिलिटी, बल्कि इसे हम कह सकते हैं रिफ्रैक्शन एबिलिटी। कौन कितना रिफ्रैक्ट करेगा वो ये कांस्टेंट बताएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंडेक्स का मतलब होता है नंबर, मैथमेटिकल नंबर। कोई नंबर होगा 2 3 4 5, तो दिस इज अ नंबर, मैथमेटिकल नंबर। 4 होगी, 5 होगी, 2 होगी, 1 होगी, व्हाटएवर जो भी है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब दैट रिफ्रैक्शन एबिलिटी बताएगा। इंडेक्स मतलब कोई भी नंबर आएगा। ये कैसे, इसको रेफर किया गया था हमेशा, किससे रेफर किया गया? म्यू से भी कर सकते हैं, एन से भी कर सकते हैं। एन या म्यू दोनों यूज होते हैं। एन कहलाएगा, और ये हमेशा निकलती है सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। ऐसे तो इसका सिंबल बनता है, जब कभी लिखना हो तो सेकंड की फर्स्ट के रेस्पेक्ट में, तो जो सेकंड मीडियम है वो ऊपर आएगा हमेशा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर जिसको यहाँ पे याद नहीं रहती तो ये तो लिखने का तरीका है, इसको बाद में चलो ऐसे लिख लेंगे, अभी तो पहले देख लेते हैं। मेन सेकंड मीडियम की आएगी फर्स्ट के रेस्पेक्ट में, ये ध्यान रखना, ठीक है। और इसको रेफर किया जा सकता है एन, इसको हम सिंपल एन भी बोलते हैं। तो एन का ऑटोमेटिकली मतलब है कि सेकंड जिसकी है वो नीचे आएगी और जिसके रेस्पेक्ट में वो ऊपर। ये लिखने का तरीका हो जाता है। ये तो इसका सिंबॉलिकल रिप्रेजेंट है, ये वाला सिंबॉलिकल, कि भाई कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबॉलिकल। लेकिन इसका मतलब है सेकंड टू फर्स्ट, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इसको नॉर्मली हम एन भी कह सकते हैं, सिंपली ऐसे एन लिख दो, n2 upon n1 लिख दो, या ऐसे सिंबॉलिकली लिख दो। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा जो लिखी जाती है फाइनली कहीं भी, वो हमेशा डेंसर मीडियम की ही लिखी जाती है। तो इट इज, इसको हम लिख भी देते हैं यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू रेयर, हमेशा एयर के रेस्पेक्ट में रहेगी डेंसर की। तो जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम फॉर्मूले में लिखते हैं हमेशा डेंसर टू एयर लिखते हैं, रेयर मतलब। और अगर रेयर की आ गई किसी तरीके से तो हमें कन्वर्ट करनी है वापस डेंसर टू रेयर, ये ध्यान रखना। वो कैसे करेंगे बात की बात है, हमेशा हमें डेंसर की लिखनी होती है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हुआ। अब जैसे बात करें कि एयर और ग्लास के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब देखी गई तो कितनी आई थी, इसमें बता देता हूं। तो ये फर्स्ट पॉइंट डालते हैं, फॉर एयर एंड ग्लास। एयर और ग्लास के लिए ये वाली जो वैल्यू आई थी sin i अपॉन sin r, ये आई थी 1.5, जिसे कहते हैं 3/2, और इसे कहते हैं n। तो n लिखने का मतलब ये कि आप ग्लास की बात करो एयर के रेस्पेक्ट में, ये ध्यान रखना। किसी भी की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा फॉर्मूले में एयर के रेस्पेक्ट में निकाली गई है, और इसका नाम ही है एब्सोल्यूट। बोर्ड के एग्जाम में आपको वर्ड मिलेगा एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट।